जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लक्ष्मण और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए चैप्टर के अंदर जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आज का जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही मजेदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, जिस तरीके से अपन पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आज जो मैं तुम्हें मजा दूंगा ना वो कोई टीचर दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर तुम एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हें आज के लेक्चर में इतना मजा आएगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं अपन लोग। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो है अपना डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये है आपका चैप्टर नंबर 10, यानी कि बोल सकते हो लास्ट चैप्टर है आपके क्लास साइंस 2 का। ठीक है, और इसकी वेटेज की बात करें तो ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। यानी कि मैं मोटा मोटा कहना चाहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको हर साल इस चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मे बी वो वन शॉट हो सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हो, शॉर्ट नोट हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैच द पेयर हो सकते हैं, ये सब आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप किसी डिजास्टर का क्या बनते हो, पार्ट बनते हो, या फिर आप किसी डिजास्टर में फंस जाते हो या फिर उसका पार्ट बन जाते हो, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन नंबर 1, मैं कुछ ऑप्शन देना चाहता हूं आपको। ऑप्शन नंबर 1 या फिर बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए, भागोगे उस डिजास्टर में से। दूसरा, नाचोगे। तीसरा, सेल्फी लोगे और अपने दोस्तों को भेजोगे। और लास्ट ऑप्शन, डिजास्टर होने के बाद में अगर तुम बच जाओ तो उस सिचुएशन को मैनेज करोगे। बताओ क्या करोगे। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं भगवान का नाम लूंगा, और डिजास्टर अगर बच जाऊँ, भगवान का नाम लेने के बाद में मैं डिजास्टर से बच जाऊँ, तब मैं क्या करूंगा, वो डिजास्टर के बाद में जो होने वाली सिचुएशन है उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा, बजाय इसके कि मैं सेल्फी लूँ और अपने दोस्तों को भेजूँ। क्योंकि देखो, अगर तुम वहां से भागोगे तो कहाँ तक भाग पाओगे, कहाँ तक भाग पाओगे। देखो, डिजास्टर जो होता है वो सडन आता है, यानी कि क्विकली आता है, वो बताकर नहीं आता। वो तो बताकर नहीं आता वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। तो तुम किस डायरेक्शन में भागोगे, तुम भागोगे भी तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, और वहां ना कहीं तुम्हारा पत्ता कट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर तुम नाचने बैठते हो तो भाई तुम्हारे सर के ऊपर कोई ना कोई बिल्डिंग गिर जाएगी और तुम वही फिनिश हो जाओगे। तीसरा काम क्या कर सकते हो, सेल्फी लोगे। नहीं भाई, उस सिचुएशन में तुम्हारे दिमाग में सेल्फी लेने का ख्याल आता है तो तुम समझ ही सकते हो तुम कितने बड़े चोमू हो। राइट, थोड़ा सा रफ बोल रहा हूँ बट समझ ही सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिजास्टर होने के बाद की सिचुएशन को मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने तो बोल दिया कि मैं अब डिजास्टर होने के बाद वाली सिचुएशन को मैनेज करूंगा बचने के बाद में, या फिर अपने कोलीग्स को जाकर बचाऊंगा, ये सब वगैरह करूंगा। सबसे पहले तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल आएगा कि भाई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है। ऐसा आएगा क्या, नहीं, मुझे ख्याल आएगा कि मैं अपनी माता पिता को बचाऊं। राइट, उसके बाद में अब बात आती है कि कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। तो वही आज के अपन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम डिजास्टर को किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हो डिजास्टर आने की पहले की कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें किस तरीके से अपना घर डेवलप करना चाहिए कि जिससे कि अर्थक्वेक प्रूफ बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में डिजास्टर होने के बाद में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वही वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आप सभी को पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि ये जो चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये उन सभी के लिए अच्छा है, या फिर बोल सकते हो जो बच्चा आईएएस बनना चाहता है आगे जाकर, उसके लिए चैप्टर जो है वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि अगर वो जो बच्चा है आईएएस बनेगा बड़ा होकर, उसका सपना है बनने का, और मे बी वो बन भी जाता है, तब क्या होगा, अगर वो कलेक्टर बन जाता है तब उसके एरिया में, उसके पर्टिकुलर एरिया में अगर कभी डिजास्टर आता है, भगवान ना करे आया, तो क्या करेगा, वो उस सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेगा अगर वो बच जाता है तो। ठीक है, तो उसके लिए चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम क्लास 10th में हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वेटेज की बात कर दिया मैंने, ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मान सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो मैं आखिरी में क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उनको पढ़ना है, बस सॉल्व कर देना है, बस हो गया, आपका काम बन जाएगा उसी में। बट उन क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए भी आपको इस लेक्चर को समझना होगा, या फिर बोल सकते हो अगर आप रट्टा नहीं मारना चाहते, आपको हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में चाहिए, तब आपको इस लेक्चर को आगे बढ़ के देखना है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, वीडियो के एंड में जाकर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो और उनका आंसर लर्न करके आप अपने एग्जाम में उतर सकते हो। बट एक वार्निंग दे देना चाहता हूं, मे बी अगर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बोर्ड का दिमाग फटा, क्या हुआ, पेपर सेटर का दिमाग, उसने अगर कभी अपनी बीवी से झगड़ा करके आ गया सुबह सुबह और उसने फिर क्वेश्चन पेपर बनाने बैठा, तो मे बी वो कुछ उल्टा सीधा कर सकता है तुम्हारे पेपर के साथ में। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भाई इस लेक्चर को एंड तक देखना। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि डिजास्टर होता क्या है, व्हाट इज अ डिजास्टर। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि डिजास्टर क्या होता है भाई, एक
क्या होती है, बिना बताए आने वाली चीज होती है। क्या होती है, बिना बताए आने वाली एक चीज होती है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा लॉस हो जाता है। कैसा, कौन सा लॉस होता है, हमारे जानों का, मतलब जान 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 जान, जान, जान नहीं भाई, लाइफ का, हमारी जो लाइफ है उसका नाश हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं उसका लॉस हो सकता है। उसके बाद में क्या, किसका लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, हमारी जमीन घर जायदाद इसका भी लॉस हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट का जिसके अंदर हम रहते हैं उसका डैमेज हो सकता है, हमारी कम्युनिटी का, या फिर बोल सकते हैं हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी का भी डैमेज हो सकता है। तो ये जो डिजास्टर है बहुत ही हार्मफुल चीज़ें हैं हमारे लिए, बट इसको हम रोक तो नहीं सकते, इसको हम रोक तो नहीं सकते। अब रोक क्यों नहीं सकते बताता हूँ, सुनो। ये जो डिजास्टर है वो दो कारणों से हो सकता है। पहला तुम्हारा नेचर की वजह से, और दूसरा तुम्हारे मैनमेड की वजह से, यानी कि जो ह्यूमन लोग डिजास्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि जो रेप्स होते हैं क्या वो डिजास्टर है या डिजास्टर नहीं है, क्या वो डिजास्टर है या नहीं है, जो लड़कियों के रेप होते हैं वो डिजास्टर है या नहीं, ये तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं। कमेंट में इसका आंसर मुझे बता देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, ये डिजास्टर जो है वो क्या है, एक सडन प्रोसेस है, या फिर बोल सकते हो एक सडन एक्सीडेंटल क्या है, थिंग है, जो कि आपके अर्थ पर होती है। अब आप अर्थ पे ही रहते हो इसलिए अर्थ पर ही होती है भाई, बट ये और जगह भी हो सकती है, बट हम समझने के लिए हम ले लेते हैं अपनी अर्थ पर होती है। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, एटॉमिक बम का फटना हो गया, एस्ट्रॉइड का टकराना हो गया, ये सब क्या हो गया, डिजास्टर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, हमारी जो प्रॉपर्टीज है, हमारी जो लाइफ्स है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, डैमेज होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, हमारा जो क्या बोलते हैं डिजास्टर है वो दो चीज़ों की वजह से होता है। पहला होता है नेचर की वजह से, और दूसरा होता है जो हम लोग खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, या फिर बोल सकते हो अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं और डिजास्टर को बुलावा दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो उसी की वजह से क्या होता है, हमारे पास डिजास्टर के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल डिजास्टर एंड सेकंड वन इज ह्यूमन मेड डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर मतलब कौन थे, फ्लड, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, ड्रॉट हो गया। अब फ्लड का मतलब क्या हो गया, बाढ़ आना हो गया, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, साइक्लोन मतलब भवंडर आना। ये सब क्या होता है, अपना नेचुरल होता है, इसको हम रोक नहीं सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन मेड जो होते हैं इसको रोक सकते हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, इसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिशें भी करती है। कैसे करती है, ध्यान सुनना। पहले तो समझ लो कि ह्यूमन मेड डिजास्टर होते क्या है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो गए, ऑयल का स्पेल होना हो गया, केमिकल एक्सप्लोजन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, आपके ह्यूमन मेड क्या होते हैं, डिजास्टर होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या आया था, कोरोना आया था। ठीक है, अभी के बीच बीच में क्या होते हैं, वायरस आते रहते हैं, वो क्या होता है, आपके ह्यूमन मेड क्या होते हैं, डिजास्टर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोगों की जानों के साथ में खिलवाड़ होता है। इसलिए हम उसको क्या लेते हैं, डिजास्टर की कैटेगरी में लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में भाई, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। आपके बुक में कुछ डिजास्टर्स के टाइप दिए हुए हैं। वैसे तो मेन टाइप्स की बात करूँ तो यही दो है, नेचुरल और ह्यूमन मेड, बट आपके बुक के अंदर इसको थोड़ा सा ब्रीफ में दिया है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके जो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करूँ तो आपके बुक के अकॉर्डिंग डिजास्टर तीन टाइप का होता है। पहला होता है ज्योग्राफिकल, दूसरा होता है बायोलॉजिकल एंड तीसरा होता है आपका मैन मेड। ठीक है, अब ये जो ज्योग्राफिकल और बायोलॉजिकल है ये मे बी नेचुरल में भी आ सकता है, और बायोलॉजिकल और मैनमेड जो है वो ह्यूमन के अंदर भी आ सकता है। अब वो कैसे कैसे आता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जियोग्राफिकल डिजास्टर भी दो टाइप्स का हो सकता है, जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिकल। अब जियोलॉजिकल बोले तो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो इरेक्शन हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब क्या हो गया आपका जियोलॉजिकल डिजास्टर होता है। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक डिजास्टर क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, हॉट वेव कोल्ड वेव आना, हाँ ठीक है, स्नो का स्ट्रोम आना। स्नो का स्ट्रोम कहाँ आएगा, हमारे नॉर्मल एरिया में तो नहीं आएगा, बट जो कश्मीर साइड में रहता है, जो स्नो वाले एरिया में रहता है, उसके तरफ क्या हो सकता है, स्नो का स्ट्रोम आ सकता है। ठीक है, स्नोफॉल होना, स्नोफॉल तो अब कहीं पर भी हो सकता है। अगर अभी आप देख रहे होगे बेमौसम बरसात होती रहती है, क्या बोलते हैं, ठंडी के दिनों में गर्मी लगती है, गर्मी के दिनों में ठंडी लगती है, तो ये सब कैसा होता है, ये होता है आपके पॉल्यूशन की वजह से। तो ये भी क्या होता है, आप करते हो, आपकी वजह से होता है, इसलिए आप क्या ले सकते हो, इसको मैन मेड कैटेगरी में भी ले सकते हो। बट आपकी जो बुक है उसको लिया है उसने जियोग्राफिकल डिजास्टर की कैटेगरी में, जो कि आता है आपके एटमॉस्फेरिक कैटेगरी के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में। बायोलॉजिकल डिजास्टर दो चीजों के अंदर देखा जा सकता है। पहला हो सकता है भाई अपने प्लांट्स, और दूसरा हो सकता है एनिमल। प्लांट्स की वजह से कैसे कैसे डिजास्टर हो सकता है, पहला तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब जंगलों के अंदर क्या होता है, पेड़ सूख जाते हैं, तब क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली फॉल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ है, दोनों के दोनों सूख गए हैं। अब क्या होगा, ये दोनों पेड़ गिरेंगे, ये दोनों पेड़
ऐसे ना गिरते हुए कभी कभी इस ऐसे गिर जाते हैं। तो क्या होता है, जब ये ऐसे ऐसे गिरते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन में होने की वजह से क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है, और वो छोटी सी आग क्या होती है, पूरे शहर को जलाने की ताकत रखती है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है। और जब आग ही लग जाएगी तो पूरा शहर ही जल जाएगा, तो जाने भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, और इन्वायरमेंट का भी सत्यानाश हो गया, यानी कि सब खत्म हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिजास्टर की कैटेगरी में लेते हैं। उसके बाद में क्या हो सकता है, प्लांट्स की वजह से फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एनिमल्स के अंदर किस तरीके से हमें डिजास्टर होने के खतरे होते हैं। पहला तो भाई इन्फेक्शन हो सकता है, अगर किसी कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, और उस कुत्ते के काटने की वजह से कुछ वायरस फैल गया लोगों के अंदर, तो फिर तो पूरा शहर क्या, पूरा पूरा वर्ल्ड ही ग्रसित हो जाता है। जैसे कि अपना कोरोना, कोरोना की वजह से क्या हुआ था, एक शहर में हुई, चाइना में हुई, और पूरे वर्ल्ड में सन्नाटा छा गया था। कुछ इसी तरीके से भी आपका एनिमल जो होता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर जो होता है, वो हमें देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल डिजास्टर का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकली जो वेपन्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि अपन अब बीच में अफवाह फैली थी, मुझे नहीं पता कि वो रियल थी, क्या सच थी या झूठ थी, कि क्या बोलते हैं, चाइना जो थी उसने क्या किया था, कोरोना वायरस का फॉर्मेशन किया था हमारे इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। ये सब तो आपको पता ही होगा अगर आप पार्ट होगे कोरोना का, ठीक है। बट जो पार्ट नहीं थे, मे बी होंगे आप, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फेस करके आ चुके हो। अब बात करते हैं अपने मैन मेड डिजास्टर की। तो ये दो तरीके का हो सकता है, जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और दूसरा इंटरनेशनल। अब जिसके बारे में पता नहीं है, जैसे कि पॉइजनस गैस, एटॉमिक टेस्टेस, ठीक है, एटॉमिक, जब हम एटॉमिक टेस्ट का मतलब जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट में क्या करते हैं, एटॉमिक टेस्ट करते हैं। जैसे कि चिरनोबिली, जिसके पहले मैंने लेक्चर में बताया था, चिरनोबिली सोशल हेल्थ वाले चैप्टर में बताया था मैंने तुम्हें, चिरनोबिली के बारे में, बायोग्लास किसके बारे में भाई, किसके बारे में बताया था मैंने तुम्हें, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में शायद बताया था मैंने तुम्हें, कि चिरनोबिली जो इवेंट था वो हुआ था किसकी वजह से, एटॉमिक टेस्ट की वजह से। उसके अंदर क्या हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन इमिट कर दिया था उसने, और फिर पूरा का पूरा शहर क्या हो गया था, चिरनोबिली जो था वो क्या हो गया था, रेडिएट हो गया था, जिसके कारण बच्चे, बूढ़े, जवान जो थे वो क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे, या फिर बोल सकते हो क्या बोल सकते हो उसको, म्यूटेट हो गए थे, राइट। तो कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है डिजास्टर। दूसरी बात करते हैं इंटरनेशनल, जैसे कि वॉर हो गई। अब आप वॉर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, दो दो देश के बीच में क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का बारे में पता होगा। ये रशिया और यूक्रेन जो था बीच में क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे, बार बार आके झगड़ रहे थे। और आप सभी को जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं। इस कारण क्या होता है, इंडिया की भी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, इंडिया के लोगों की भी जान के ऊपर बन जाती है, और कभी कभी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का भी डैमेज हो जाता है। कुछ इसी तरीके से जो अपने टेररिस्ट लोग होते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं अपने एरिया के अंदर, जिस कारण क्या होता है, जाने जाती है, इन्वायरमेंट को भी डैमेज होता है, और क्या होता है भाई, क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिजास्टर की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही पूछा था कि रेप जो होते हैं और चाइल्ड लेबरिंग जो होती है, क्या वो हम उसको डिजास्टर की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो यस, आपकी यहाँ पर बुक जो है वो क्लियरली मेंशन करती है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो बुक है यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रही है कि जो रेप और चाइल्ड लेबरिंग है वो एक डिजास्टर है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बच्चा पार्टी मुझे बताओ कि रेप और चाइल्ड लेबरिंग जो है वो क्या डिजास्टर है, तो आप बोल सकते हो हाँ भाई, मेरी बुक ने मुझे बताया है कि रेप्स और चाइल्ड लेबरिंग जो है वो क्या है, डिजास्टर की कैटेगरी में आता है। इतनी बात क्लियर होगी। आपको ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके इसलिए बताया हो क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और क्या करते हैं, अब आपको लग रहा होगा कि वन शॉट है तो ये डिटेल नहीं होगा, भाई नहीं, ये पूरा का पूरा डिटेल है। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार भी पढ़ रहे हो, तो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं होगी। जब आप मुझसे पढ़ लोगे तो आपको इस चैप्टर पे मास्टरी हासिल हो जाएगी, या फिर बोल सकते हो आप इस चैप्टर से वो लेकर जाओगे, मुझसे वो लेकर जाओगे जो आपको कोई टीचर या फिर कोई ऑफलाइन टीचर या फिर अनादर कोई टीचर नहीं बता पाएगा वन शॉट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि अगर डिजास्टर हो गए तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। पहली बात तो भाई, इफेक्ट जो क्या बोल सकते हैं, डिजास्टर होने की वजह से तीन जगहों पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। पहला हमारी वुमेन्स की लाइफ के ऊपर, ठीक है, वुमेन्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा पड़ता है उसकी वुमेन्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। तीसरा पड़ता है तुम्हारी इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी मतलब जो तुम्हारी इकोनॉमी होती है, जैसे कि क्या बोल सकते हो, जीडीपी होती है। जीडीपी पता है तुम्हें, नहीं पता तो अगर तुम्हें मैथ्स वाले टीचर होंगे तो उन्हें पूछना सर जीडीपी क्या होती है, तो वो तुम्हें बताएगा जीडीपी क्या होती है। और उससे तुम उसको और पूछना कि सर इकोनॉमी क्या होती है। जैसे कि हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, डिजास्टर के आने की वजह से क्या हो जाते हैं,
प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या होता है भाई, रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। और खर्चा होने की वजह से क्या होता है, अपना जो भारत देश का फंड जो होता है उसके पास में, जैसे कि तुम्हें पता होगा राजा जो होते थे पुराने जमाने में, वो क्या करते थे, अपने पास में राजकोष रखते थे, खजाना जमा करके रखते थे कि अगर कोई डिजास्टर होता है या फिर कुछ घटना होती है तो वो उस राशि का या फिर बोल सकते हैं उस खजाने का यूज करके क्या हो सकता है, अपने राज्य को रीबिल्ड करता है। उसी तरीके से क्या होता है, अपना जो अभी का समय है उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो है कुछ फंड जमा करके रखती है या फिर बोल सकते हो इकोनॉमी जमा करके रखती है, और जब डिजास्टर आता है तो उसको यूज करती है। तो डिजास्टर के आने की वजह से क्या होता है, जब वो डिजास्टर आता है उसको रिपेयर करने के लिए पैसा लगेगा, तो क्या होता है अपनी इकोनॉमी भी क्या होती है, गिरते जाती है, यानी कि पैसा कम होते जाता है गवर्नमेंट के पास से। उसके बाद में बात करते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि डिजास्टर हो गया, डिजास्टर में क्या हो गई, आग लग गई, आग लगने की वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया तो फिर पूरी जो ऑक्सीजन है वो कंटेमिनेट हो जाती है, और उसकी वजह से भी हमारी क्या होती है, जान पर बन आती है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, इकोसिस्टम क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर हमें इफेक्ट के रूप में देखने को मिलती है डिजास्टर की। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि इतनी बात समझ लो कि डिजास्टर जो होता है वो चार जगहों पर आपको मार लगाता है, या फिर बोल सकते हो चार जगह पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है ह्यूमन इफेक्ट। ह्यूमन इफेक्ट के अंदर क्या होता है, लोगों की डेथ हो सकती है, इंजुरीज हो सकती है, उन्हें डिसीज हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, पीपल में बिकम होमलेस, लोग जो होते हैं वो बेघर हो जाते हैं डिजास्टर की वजह से। ये तो तुम्हें सबको पता ही होगा, ठीक है। कभी को देखा हो तुमने, कभी डिजास्टर की न्यूज़ अगर देखते हो तुम लोग तो तुम्हें ये पता होगा कि डिजास्टर होने की वजह से ये इंसान की डेथ हो गई, ये इंसान बेघर हो गया, अब इसके पास में पैसे नहीं है तो ये कैसे जिंदा रहेगा। ये सब भी आप देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आता है मटेरियल या फिर प्रॉपर्टी की इफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, हाउसेज, रोड्स, ब्रिज, स्कूल्स एंड अदर एसेट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको रिपेयर करने के लिए अपनी इकोनॉमी, जो अपनी गवर्नमेंट है वो अपनी इकोनॉमी का यूज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है भाई, लोगों की जॉब्स चली जाती है, राइट। अब देखो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। अब डिजास्टर आया, डिजास्टर आया तो कंपनीज भी डिस्ट्रॉय हो गई, स्कूल भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो स्कूल के अंदर, जैसे कि तुम्हारी स्कूल जो है, एक दिन क्या हुआ, स्कूल अर्थक्वेक के कारण टूट गई। अब रात के समय हुआ, ये रात के समय हुआ तो तुम अपने घर पे हो और तुम्हारी स्कूल जो है वो रात भर में धूल में मिल गई, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसके अंदर जो तुम्हारे टीचर्स काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, उनकी इनकम आना बंद हो जाएगी, उनकी जॉब चली जाएगी, राइट। उनके बिजनेसेस ठप पड़ जाएंगे तुम्हारे स्कूल का। तो इसके कारण क्या होगा, तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, किस गिर जाएगी, किसकी, तुम्हारे स्कूल की, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट की। इन्वायरमेंटल इफेक्ट को जैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, इन्वायरमेंट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, इन्वायरमेंट का पार्ट होता है तुम्हारा इकोसिस्टम, जो कि पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चार इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलते हैं डिजास्टर की वजह से। अब बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये एक डायग्राम है या फिर बोल सकते हो ये एक चार्ट है जो तुम्हारी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो इसको तुम्हें क्या करना है, अच्छी तरीके से लर्न करके जाना है। क्यों, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। पिछले 2-3 साल के मैंने क्या किया है, 10 साल के पेपर एनालाइज करके मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे नोट्स तैयार करता हूँ। तो मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज किया तो मुझे क्या हुआ, 2-3 बार ये जो डायग्राम है वो रिपीट होते हुए दिखी अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि ये जो डायग्राम है इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना और लर्न करके जाना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है आपका क्या भाई, नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। स्कोप ऑफ डिजास्टर का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि अगर डिजास्टर होता है तो उसको कवर करने के लिए, यानी कि डिजास्टर होने की पहली सिचुएशन और डिजास्टर होने के बाद वाली सिचुएशन के अंदर आपको कौन कौन एक्शंस लेने चाहिए, या फिर उसको प्रिवेंट, डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए कौन से एक्शंस लेने चाहिए, ये जो स्टेप्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ डिजास्टर बोलते हैं। तो इसको हम स्कोप ऑफ डिजास्टर यानी कि स्टेप्स ऑफ डिजास्टर, यानी कि स्टेप को मतलब क्या बोल सकते हो, डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए और डिजास्टर होने के बाद वाली की जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स जो है वो कुछ 6 स्टेप्स है। पहली है आपकी प्री डिजास्टर, दूसरी है आपकी वार्निंग फेज, तीसरी है आपकी क्या बोलते हैं भाई, इमरजेंसी फेज, चौथा है आपका रिहेबिलिटेशन फेज, फिफ्थ इज योर रिकवरी फेज एंड सिक्स इज योर रिकंस्ट्रक्शन फेज। यह बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं प्री डिजास्टर फेज में क्या होता है। प्री डिजास्टर फेज में क्या होता है कि सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान से आप पढ़ सकते हो डेफिनेशन को, या फिर मैंने जो लिखा है स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल द एक्शंस टेकन बिफोर द नेचर और ह्यूमन मेड हैजर्ड्स occur to prevent a disaster, minimum its effect and ensure the more effective response and recovery।
अब इसका मतलब क्या है प्री डिजास्टर फेज में, यानी कि भूकंप आने से पहले या फिर डिजास्टर आने से पहले हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम अर्थक्वेक का। अब एग्जांपल इसका लेते हैं भाई, अर्थक्वेक का ले लेते हैं। अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक आने से ही पहले क्या करें, हम उसकी दवाई कर दे या फिर उसकी क्या कर दे, उसका आने का, अगर वो आए भी तो हमें कुछ इफेक्ट ना करे, तो हम ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम करते हैं प्री डिजास्टर फेज में। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर अपने घर बना रहे हैं हम, तो क्या कर सकते हैं, अपने घर को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उस घर के अंदर फंसे भी रहे तो हमें कोई डैमेज नहीं होगा और हमारे प्रॉपर्टी को भी कोई लॉस नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वार्निंग फेज के अंदर। अब ये वार्निंग फेज जो है ये करती है अपनी गवर्नमेंट, यानी कि वो क्या करती है, बहुत सारे क्या करती है, अब तुम्हें को पता होगा कि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स का अंडर काम करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे रिसर्च सेंटर काम करते हैं, जो कोई पता लगा, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो पता लगाता है कि भूकंप आने वाला है या फिर नहीं लगाने वाला है। जैसे कि मौसम विभाग होता है, वैसे ही तुम्हारा जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो कि क्या करता है भाई, पता लगाता है कि डिजास्टर आएगा या भूकंप आएगा या नहीं आएगा, सुनामी आएगी या नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें कुछ पता करते रहता है और उन्हें कुछ संकेत दिखते हैं कि अगर भाई डिजास्टर आने वाला है, तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, ये सब के माध्यम से क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह की वजह से क्या करते हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं लोगों तक कि भाई ये क्या दिख रहा है, हमें संभावना दिख रही है, तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे अगर आपको जिंदा रहना है तो। ठीक है। और तीसरी फेज जो आती है अपनी इमरजेंसी फेज, अगर में भी अगर डिजास्टर आ रहा है, बहुत ही करीब है, अब यहाँ पर 100% चांसेस है कि भाई अब होगा ही होगा। अब क्या कर दिया, आपके गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी कि अब ये डिजास्टर जो है वो होके ही रहेगा, यानी कि अर्थक्वेक जो है वो होके ही रहेगा। तब क्या होगा, तब क्या करती है आपकी गवर्नमेंट, आपको क्या करती है, आपके जो एरिया है उसमें से निकालने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने अगर साइतामा वाला एनीमे देखा होगा, वन पंच मैन वाला का क्या होता होगा, क्या देखा होगा भाई, एनीमे देखा होगा, तब आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है। नहीं देखा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वन पंच में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, रेड अलर्ट्स आते हैं, रेड थ्रेट्स आते हैं। तो उसके अगर वो जो कि बहुत बड़े राक्षस होते हैं, तो वो जब क्या करते हैं, एरिया क्या बोल सकते हो, उनके सिटी में एंटर करते हैं, तो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में एंटर करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर अलार्म सिस्टम लगा के रखती है कि भाई भाई यहाँ पर रेड थ्रेट आ गया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो क्या करती है, जितने भी बचे हुए असहाय लोग हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, अगर डिजास्टर आने की संभावना उन्हें दिखती है। तो ये होता है आपके इमरजेंसी फेज के अंदर। अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन फेज में। रिहैबिलिटेशन फेज में क्या होता है, इमरजेंसी फेज तो चले गया, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अब डिजास्टर हो गया है। रिहैबिलिटेशन फेज के पहले क्या हो गया है, डिजास्टर हो गया है। अब क्या होता है रिहैबिलिटेशन फेज में, जितने भी फंसे हुए लोग हैं डिजास्टर के अंदर, यानी कि डिजास्टर हो गया, अब भूकंप आ गया, तो भूकंप के कारण क्या हो गई, बिल्डिंग क्या हो गई, ढक करके कोलैप्स हो गई। और कोलैप्स होने के कारण क्या हो गया, उसके अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, रिहैबिलिटेशन फेज में के ऊपर काम करती है, यानी कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करती है, या फिर बोल सकते हैं उनकी जान बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद में बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन फेज। भूकंप भी आ गया, लोग भी बच गए। सबसे पहले क्या हो गया, भूकंप आने से पहले हमने क्या किया, अपने घर को मजबूत कर लिया। ठीक है, अब जिन्होंने कर लिया, अब जिन्होंने नहीं किया तो उनकी तो बैंड बच गई ना बाबू। तो क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो करती है, वार्निंग देती है बड़े बड़े अलार्म सिस्टम से। फिर अगर क्या होती है, वार्निंग भी फेल हो जाती है और हमें लगता है कि भाई अब ये पक्का आके रहेगा डिजास्टर, तो फिर क्या होता है, इमरजेंसी के लिए क्या करते हैं, हमारी जितनी भी सोसाइटी में लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब भीड़ भड़ाका के चक्कर में जो लोग फंस गए हैं उसके अंदर और डिजास्टर आ गया है, तब क्या होता है, वो वहाँ पर कोलैप्स होकर फंस जाते हैं। तो हमारी रिहेबिलिटेशन फेज क्या करती है, हमारी रिहेबिलिटेशन फोर्स क्या करती है, वहाँ से जो बचे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश करती है। उसके बाद में अगर डिजास्टर आ जाता है, तब क्या होता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज, लाइफ्स जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि क्या होती है, प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग्स हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपका प्ले ग्राउंड हो गया, ये सब क्या होता है, आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या इसके कारण, किसके कारण भाई, डिजास्टर के कारण। ठीक है, तो इस रिकंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है, सारी कुछ चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट की जाती है। जैसे कि क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो बता दूँ, ये हाईली कॉम्प्लिकेटिव फेज होता है, क्योंकि अगर कोई पूरा का पूरा शहर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए इस फेज को कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज कहा जाता है। तो ये बात मेरे ध्यान में रखना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि स्कोप ऑफ नेचर के अंदर कौन सा सबसे हाईली कॉम्प्लिकेटिव फेज है, तो तुम बोलना उसको रिकंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, ये तुमको पूछा जा सकता है, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है,
अभी तक तो नहीं पूछा है बट पूछ सकता है। यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर जो आपका बोर्ड एग्जामिनेटर होगा अगर वो अपनी बीवी से झगड़ा करके आया होगा तो ये डाल सकता है भाई, अगर कर सकता है वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब इस फेज के अंदर क्या क्या हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है आपके बिल्डिंग का, आपकी फैसिलिटीज का, जैसे कि रोड्स हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इन सब का। और एक चीज़ होती है, क्या होती है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस वापस से स्टार्ट होती है, क्योंकि डिजास्टर होने के कारण क्या होता है, आपके अनाज का, आपके जो फूड सोर्सेस है उनका भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एक इवेंट की, जो कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, डिड यू नो करके, तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें, एक स्कूल है जो कि लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो गई है, पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई है, या फिर बोल सकते हो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये हुआ था आपका जो इवेंट हुआ था, ये जो स्कूल है वो है आपकी किसके अंदर भाई, एक विलेज है मनाली, मालिन गांव, या फिर बोल सकते हैं एक विलेज है मालिन नाम का, तालुका अहमद, क्या लिखा है भाई, एम्बे गांव, एम्बे गांव। सबसे पहली बात सुनो, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, एक तालुका है एम्बे गांव करके, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है जिसको बोलते हैं मालिन। उसके अंदर क्या हुआ था 2014 के अंदर, या फिर बोल सकते 2014 के अंदर, एक स्कूल थी जिसका क्या हुआ था, लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो गई थी, पूरी की पूरी स्कूल कोलैप्स हो गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो तुम, दूसरे जो मेरे राइट हैंड साइड पे जो इमेज है वो क्या है, पहले की इमेज है, और उसके बाद वाली जो इमेज है, राइट फर्स्ट वाली जो इमेज है वो क्या है, कोलैप्स होने वाली बात की इमेज है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो डिजास्टर होने की वजह से बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और क्या होता है, अब लैंडस्लाइड हुई होगी, मे बी उसके अंदर वॉचमैन हो या ना हो, अगर होगा तो उसकी जान तो गई ना भाई। और वो अगर वो इंसान क्या होगा, अपनी फैमिली के अंदर अकेला होगा, तो फिर उसकी फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के किसके ऊपर आ जाती है, लिमिट पर आ जाती है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला एक ही था, और कमाने वाला एक ही था, तो अब वो भी नहीं रहा, तो अब उसकी बीवी बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, राइट। तो इसके लिए भी अपनी गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, मुआवजा देती है, या फिर बोल सकते हो फंड्स अरेंज करती है। जो पीड़ित लोग हैं क्या होते हैं पीड़ित लोग जो होते हैं उनके लिए अपनी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फंड अरेंज करती है, यानी कि जो लोग फंस गए हैं, जिनकी फैमिलीज के अंदर से कोई मेन इंसान निपट गया है, तो उसके जो हुआ है वो क्या हुआ है, ख़त्म हो गया है, तो उसकी फैमिली को मेंटेन रखने के लिए, उसकी फैमिली को मेंटेन रखने के लिए अपनी गवर्नमेंट जो है कुछ पैसे देती है, जैसे कि 2-3 करोड़ हो गया, ठीक है, 2-3 करोड़ देती है अपनी गवर्नमेंट, 2-3 करोड़ नहीं देती, देती है अपने, अगर नरेंद्र मोदी साहब है तो वो दे देते हैं। बट भाई, बट जो बीच में जो करप्शन होता है, बीच में जो करप्शन होता है उसमें क्या होता है, जो अपने क्या है अपने, क्या है भाई, जो अपने बीच के जो नेता लोग हैं वो क्या करते थे, पूरा का पूरा खा जाते हैं। तो वैसे मैं वापस से बताना चाहता हूँ, अपनी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, देती है 1-8 करोड़ दे देती है, अगर तुम्हारे कोई फैमिली में से मर गया है डिजास्टर की वजह से, तो वो दे देती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी साहब है तो वो दे देंगे, बट जो बीच का जो करप्शन है वो क्या करेगा, उसको खा जाएगा, और तुम्हारे हाथ में ले देके कितना बचेगा, 10 लाख 5 लाख आके मिलेगा। और तुम्हारी गवर्नमेंट, तुम्हारे पीएम मोदी साहब तक तो नहीं बात पहुंचने वाली। समझ गए, समझ गए ना भाई, समझ रहे होगे, मैं वैसे तुम्हें मजाक मजाक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बोर मारता है पढ़ते समय। मे बी अगर तुम बैक बेंचर हो ना भाई, तब तुम्हारी फिर पक्के तरीके से लग जाती है कि तुम ऐसा लगता है कि क्या ही सर पढ़ा रहा है, मेरा तो सर पूरा फट गया है। इसलिए मैं क्या करता हूँ भाई, बैक बेंचर्स को दिमाग में रखते हुए उनके मजे के साथ साथ में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट करते हो तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसके क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, प्री डिजास्टर फेज की बात करते हैं, उसके अंदर क्या हो सकता है, अगर आप पहले से ही क्या करते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो कैलेमिटीज़ के कारण, कैलेमिटीज़ के दौरान। ठीक है, सप्लाई और एसेंशियल्स का सेविंग करते हो तो बाद में वो काम आ सकती है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स मैंने लिखा क्यों, ध्यान सुनना, वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत पहले से ही मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसको याद क्यों करना है तुम मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके ही तुम्हारी पीपीटी बनाई है, या फिर बोल सकते हो ये पीडीएफ बनाई है, और जिसकी मदद से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स के रूप में, इसलिए ये जो आंसर है वो तुम्हें याद करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं भाई कि जो डिज़ास्टर है, जो अपना डिज़ास्टर है क्या है, वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहली बात,
डिजास्टर जो है वो क्या है, बहुत ही वेरी फास्ट प्रोसेस है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। इनफैक्ट अगर क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर तुम क्या करते हो, उस सिचुएशन से बच जाते हो, क्या कर लेते हो, क्या वो, सॉरी सॉरी सॉरी, उस सिचुएशन में फंस जाते हो, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, या फिर जो तुम्हारे बिलोंगिंग एनिमल्स है, जो तुम्हारे रिलेटिव्स है, उनको कैसे बचाओगे अगर तुम्हारे साथ में डिजास्टर हो रहा है, या फिर तुम उस अर्थक्वेक की सिचुएशन में, फ्लड की सिचुएशन में फंस गए हो, तो क्या करोगे तुम। अब क्या है, 2026 है, 2026 है, तो एक बाबा जी ने बोला था कि 26 में तो दुनिया खत्म है, और लिटरली मेरी बात मानो, मैं भी सोच रहा था कि दुनिया खत्म हो जाए। तो मैं क्या कर रहा था, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दिया था कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है, तो जाने से पहले हर वो चीज़ करूँगा जो किसी ने सोची नहीं होगी, और मे बी मैंने कर भी दी। मे बी मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी नहीं की, और उसके बाद में क्या हुआ, दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई, बट मेरे घर वालों ने मुझे ख़त्म कर दिया। राइट, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। डिजास्टर जो होता है वो तुम्हें गवर्नमेंट बताती है कि डिजास्टर होगा या नहीं होगा। अगर तुम्हारे मे बी तुम्हारे अर्थ के पास में क्या होगा, एक्स्ट्रॉइड भी आएगा ना, तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें सबसे पहले बताएगी भाई, सोशल मीडिया के थ्रू बताएगी। इसलिए क्या होता है, जो अपने टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं बच्चा पार्टी न्यूज़ चैनल्स देखा करो, रील्स मत देखा करो। भाई अभी तो क्या हो गया, रील्स में भी अपनी न्यूज़ेस आती है शॉर्ट्स के रूप में, तो आप देख सकते हो, बट फालतू का कंटेंट नहीं देखना भाई, फालतू का कंटेंट नहीं देखना। अब बात करते हैं कि इन ए केस ऑफ डिजास्टर देयर शुड बी अटेम्प्ट टू मिनिमाइज लॉस। हम अपने डिजास्टर के दौरान अपने क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पानी पी लेते हैं, जल ही कल है, और कल है तो मल है, और मल है तो दल है तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम अपने लॉसेस को कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, यहाँ पर मुझे दिख तो नहीं रहे, बट मैं यहाँ पर जूम करके देख लेता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पर मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊँ क्या, दिखाऊँ, ये देखो। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, दिस इंक्लूड्स द कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग फेजिंग टू टाइप ऑफ डिजास्टर द पर्पस। सबसे पहली बात, इसका सबसे पहला पॉइंटर क्या बोलता है, सबसे पहली बात, प्री डिजास्टर होने से पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे पहले कि कौन सा डिजास्टर आने वाला है। अगर वो अर्थक्वेक आने वाला है तो हम उसके पहले से ही उसकी दवाई कर लेंगे, या फिर बोल सकते हो उसके पहले से उसके प्लानिंग्स कर लेंगे कि अगर प्री डिजास्टर फेज में होता क्या, क्या ध्यान सुनना। पहले तो डिजास्टर फेज में आपको मॉक ड्रिल्स दी जाती है कि अगर क्या हो गया, डिजास्टर आ गया, तो आप किस तरीके से वहां से बच सकते हो डिजास्टर में से। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर के स्ट्रॉन्ग टेबल के अंदर ही नीचे उस क्या कर सकते हो, घुस सकते हो। क्या अगर कोई ऊपर से क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, आपकी छत गिर रही है, तो आप मे बी उस टेबल के नीचे बचे रह जाओ। बट लिटरली बता रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारे घर के अंदर स्ट्रॉन्ग टेबल नहीं है तो मत घुसना, नहीं तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वैसे तो बोलते हैं बहुत सारे लोग कि बेड के नीचे घुस जाना चाहिए, बेड के नीचे घुस जाना चाहिए। नहीं बे, बेड के नीचे मत घुस जाना कभी, बेड के नीचे नहीं घुसना चाहिए कभी। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से कुछ हुआ, ऊपर से तुम्हारी छत गिरी, तुम उसी के नीचे चपट जाओगे। तुम एक चीज़ कर सकते हो, अगर अर्थक्वेक आने का तुम्हें लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है, तुम क्या कर सकते हो, अपने घर से चुपचाप से भाग सकते हो। सबसे सीधा बोल देना मम्मी मम्मी। अगर मम्मी को पता नहीं है, पापा को भी पता नहीं है, और कोई ईयरफोन लगा के बैठा है, तो क्या करना, मम्मी पापा को सीधा आवाज़ दे देना, मम्मी पापा अर्थक्वेक आ गया, घर से निकलो। ठीक है, ऐसा बोलना। मम्मी मम्मी जोर से बोलना, तुम्हारी लैंग्वेज टोन क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरी जो टोनिंग है मैं सीधा बोल देता हूँ। तुम्हारे साथ में तो रफ ही, बट मम्मी पापा के साथ में मेरा मुंह नहीं खुलता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मम्मी पापा अर्थक्वेक आ गया भागो। बट जो अगर इंसान जो है वो क्या है, ईयरफोन लगा के बैठा है, तो सीधा एक काम करना, सब मारना चट्टा से, और उसको बोलना अबे भाग यहाँ से, अर्थक्वेक आ गया है निकल। आप ये चीज़ कर सकते हो अपने बहन के साथ में, या फिर भाई के साथ में, छोटे भाई बड़ी के साथ में मत करना, नहीं तो अर्थक्वेक के साथ में बचने के साथ में तुम्हारी कुटाई तो होगी ही बच्चा बाड़ी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये होता है आपके प्री डिजास्टर फेज के अंदर। इसके अंदर और चीज़ें भी होती है। क्या होती है, गवर्नमेंट जो होती है डिजास्टर आने से पहले ही प्लानिंग कर लेती है कि अगर डिजास्टर आया तो हम किस तरीके से अपने शहर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितनी हमारे पास जीडीपी होना चाहिए, फिर बोल सकते कितनी हमारे पास इकोनॉमी होनी चाहिए अपने शहर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें की जो प्लानिंग होती है, ये होती है आपके प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद में होता है आपका पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर हो गया तो उसके बाद में क्या होता है, अब जितने भी विक्टिम्स है, यानी कि जितने भी फंसे हुए विक्टिम्स हैं, उनको निकालने की कोशिश की जाती है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, आपकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होता है, यानी कि जितने भी डिस्ट्रॉयड आपके क्या है
स्कूल्स है, घर है, ये सब जो है उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है। नई सिविलाइजेशन क्या क्या करती है, स्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश करती है। नए नए क्या बोल सकते हैं, फार्मिंग का काम कराने स्टार्ट कर देती है। यानी कि क्या होता है, देखो अब जो चीज़ें होगी वो ज़्यादा रिपीट ही होगी, क्योंकि तुम्हारी बुक के अंदर क्या हुआ है, हर एक चीज़ को बार बार रिपीट किया, क्या किया है तुम्हारे बुक के अंदर, हर एक चीज़ को क्या किया है, बार बार रिपीट किया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें वही वही चीज़ें के बार बार सुना सुना कर पकाऊँ, ठीक है। तो जिसके पहले मैंने जो तुम्हें बताया था ना, कि वो जो 6 स्टेप्स थी आपकी, किसकी, स्कोप ऑफ नेचर की, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की 6 स्टेप जो थी, वही है, बस आपको यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके बताया गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं भाई कि आपकी जो डिजास्टर, अब ये जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लानिंग्स करती है हमारी गवर्नमेंट, तो ये करती है अपनी एक अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी होती है, ठीक है। उसके अंदर आते हैं अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि चेयरमैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में आता है, तो देखो सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकर होता है वो होता है अपना प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में आता है चीफ मिनिस्टर, उसके बाद में आता है कलेक्टर, उसके बाद में आता है तहसीलदार, उसके बाद में आता है सरपंच। यानी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर वो एक रूल डिक्लेयर करता है, तो उस देखो सबसे पहले क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देगा, देखो कोई डिजास्टर आने वाला है, सबसे पहले किसको पता चलेगा, उसकी जो टीम है, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है, या फिर बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है जो रिसर्च कर रही है कि क्या बोलते हैं डिजास्टर आएगा या नहीं आएगा। तो अगर क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है वो बताती है प्राइम मिनिस्टर साहब की जो डिजास्टर है वो आने वाला है, तो वो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता है चीफ मिनिस्टर को कि भाई डिजास्टर आने वाला है, तू किसको बता दे, कलेक्टर को बता दे। तो चीफ मिनिस्टर कॉल करता है कलेक्टर को, कलेक्टर कॉल करता है तहसीलदार को, और तहसीलदार कलेक्टर कॉल करता है सरपंच को कि देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक एरिया में देख सकता है कि कहाँ क्या होने वाला है, डिजास्टर होने वाला है। तो जिस एरिया में, जिस गांव में क्या होने वाला है, डिजास्टर आने वाला है, तो कलेक्टर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर और तहसीलदार के थ्रू क्या करता है, सरपंच से कॉन्सेक्ट करता है, सरपंच से कॉन्सेक्ट करता है, और क्या बोलता है, सरपंच साहेब आपके गांव मदीना क्या आने वाला है भाई, डिजास्टर आने वाला है, तो कृपया करके अपने गांव को खाली कीजिए और हमें वहां पर लोगों की जान बचाने का मौका दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो गवर्नमेंट है, या फिर बोल सकते हो अथॉरिटी जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली अथॉरिटी जो है वो काम करती है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये जो तुम देख रहे होगे बाजू बाजू में दो दो तंबू से लगे हुए तुम्हारे फ्लो चार्ट के अंदर, तो वही है कि मैंने तुम्हें बताया था, उसके क्या बोलती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कुछ टीम्स काम करती है जो कि उन्हें इन्फॉर्म करती है, तो वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। वर्क समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो तुम एक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हु डज वॉट, ये क्या है भाई, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अब ये क्या करती है, सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज़ बिन एस्टैब्लिश, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये जो अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। 12 डिवीज़न आर वर्किंग इन द कंट्री, एक कंट्री के अंदर अभी के समय पे 12 डिविजन्स काम कर रही है इस फोर्सेस के, मतलब 12 टुकड़ियाँ जो है इस फोर्स की वो काम कर रही है अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर, या फिर बोल सकते हैं ऑल ओवर कंट्री के अंदर, ठीक है। अगर आपको इस क्या बोल सकते हो, इस नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स से कांटेक्ट करना है, तो नीचे हुए लिंक, ली हुई लिंक पर आप क्लिक करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये करती क्या है, ये करती है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग डिजास्टर के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम करती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या एक पुलिस का लोगो बना हुआ है, तो ये क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है अगर आप फंसे हुए हो तो। इतनी बात क्लियर हो गई। वैसे तो मे बी वो क्या होती है, आपकी फायर वर्क पुलिस जो होती है वो भी काम करती है, बट अगर डिजास्टर आ जाता है तो जिनको, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं, वो ये काम करते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई फंस जाता है तो तुम क्या कर सकते हो, और तुम्हारे पास में मोबाइल है तो उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आता है, तुम उस पर कॉल कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, खुद ही जाके निकाल लेना उस इंसान को, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट एड किट के बारे में। अब ये फर्स्ट एड किट क्या होती है, सबसे पहली बात तो, अगर कोई डिजास्टर के अंदर फंसा, डिजास्टर के अंदर कोई फंसा, अब वो तुमने उसको निकाल लिया, अब जाके तुमने उसको निकाल लिया, तो अब वो थोड़ा बहुत डैमेज तो हो गई, उसको कहीं ना कहीं चोटें आई होगी। अब तुम डॉक्टर तो हो ही नहीं, तुमने कोई डॉक्टर का कोर्स किया हुआ है नहीं इस टाइम पर, तुम क्या कर सकते हो, उसको फर्स्ट एड दे सकते हो। फर्स्ट एड क्या होता है, यहाँ पर समझो। फर्स्ट एड क्या होता है, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो क्या होता है, बीमार होने के मतलब जो फटाक से दिया जाता है, क्या होता है, फटाक से दिया जाने वाला ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि जो इंसान है वो क्या हो जाता है, टिक जाता है,
क्या होता है, जैसे कि जो किसी क्या होता है, कोई इंसान जो है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो अब मैं उसको एकदम से तो डॉक्टर के पास में नहीं जा, ऐसे तो नहीं कर सकता कि छू मंतर डॉक्टर प्रकट हो, ऐसा तो नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं कर सकता। बट मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, उसको फर्स्ट एड दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? फर्स्ट एड दे सकता हूँ, जिसकी मदद से उस इंसान को मैं क्या कर सकता हूँ, बिना किसी पेन के स्टेबल रखकर मैं उसको डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ, और उसको अच्छे मेडिकल असिस्टेंट के क्या बोल सकते हो, उसको अच्छा खासा मेडिकल असिस्टेंस दे सकता हूँ। तो क्या होता है, जो आपके डॉक्टर के पास जाने वाला और उसको चोट लगने वाला का जो बीच का फेज होता है, उसमें आपको देना होता है फर्स्ट एड, यानी कि चोट लगने के तुरंत बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज अ क्विक हेल्प टू एज एन इंजुरीड पर्सन बिफोर दे कांट टू गेट अ मेडिकल असिस्टेंट, यानी कि डॉक्टर के पास जाने वाली जो सिचुएशन, जाने के पहले, यानी कि चोट लगने के तुरंत बाद जो आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है आपका, क्या होता है भाई, फर्स्ट एड होता है। अब आपकी, अगर आपको फर्स्ट एड देना है तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। तो उस फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात, जो आपकी फर्स्ट एड किट होती है वो पोर्टेबल कलेक्शन होता है मेडिकल सप्लाइसेस का। जैसे कि कोई गेम खेलता होगा, क्या होगा, गेम खेलता होगा, जैसे कि फ्री फायर खेलता होगा और पबजी खेलता होगा, तो उनको पता होगा कि उसमें क्या होती है, मेडी किट होती है। तो मेडी किट का मतलब ही होता है आपका फर्स्ट एड किट। क्या होती है आपकी फर्स्ट एड किट, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, बैंडेजेस हो सकती है, वाइप्स गॉज हो सकते हैं, वाइप्स हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकते हैं, टेप्स टेप्स हो सकती है, ट्राउज ट्यूजर्स हो सकते हैं, कैंची हो सकती है, टॉर्च हो सकती है, बर्निंग स्ट्रेप्स हो सकती है, स्प्रेज हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है आपके फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दो क्या हुई है, आपको ग्राफिक शो किए हैं या फिर बोल सकते हो इमेजेस शो की है, जो कि आपको दिखा रही होगी कि आपके फर्स्ट एड किट के अंदर क्या होनी चाहिए। बट आपके बुक ने यहाँ पर एक काम अच्छा किया है कि आपको बताई है यहाँ पर अच्छे तरीके से कि आपकी फर्स्ट एड किट के अंदर नेसेसरी चीज़ें क्या क्या रखनी चाहिए। तो कुल 17 चीज़ें हैं जो तुम्हें रखनी चाहिए, बट जो नहीं रखनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। पहली चीज़, बैंडेजेस और बैंडेजेस की स्ट्राइप रखनी चाहिए, ठीक है। वो क्या बोल सकते हैं, वुंड ग्लोव्स, वुंड वुंड को जो तुम्हारी वो आती है ना, हैंडी प्लस, वो रखनी चाहिए। वुंड ग्लोव्स का मतलब वही होता है, हैंडी प्लस। और बैंडेज स्टेप का मतलब कोई फ्रैक्चर होता है तो वो लगाता है ना, ऐसा 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 करके लगाता है, वो होता है वुंड स्टेप। उसके बाद में ट्रैंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, वही हैंडी प्लस, ट्रैंगल भी होनी चाहिए और सर्कल भी होनी चाहिए। मेडिकेल कॉटन भी होना चाहिए ब्लड साफ करने के लिए, ठीक है। हैंड ग्लव्स होने चाहिए, अगर तुम्हारे हाथ गंदे हैं तुम उन हैंड ग्लव्स को यूज़ करके सामने वाले इंसान को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हो। अगर तुम्हारे हाथ पर बैक्टीरिया है और तुम उसके घाव पर हाथ लगाते हो तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है तुम्हारे हाथ के बैक्टीरिया की वजह से। दूसरा, क्या कर सकते हो, क्लीन एंड ड्राई कॉटन पीस रख सकते हो अपने पास में, ठीक है। अगर तुमने क्या कर लिया, उसके घाव को साफ कर लिया और उसके बाद में क्या करोगे, तुम वहाँ पर कॉटन का पैच लगाओगे, तो उसके लिए होना चाहिए। उसके बाद में, अब ग्लव्स पहनने से पहले तुम्हें हाथ भी तो धोना पड़ेगा, हाथ धो फिर ग्लव्स पहनो। तुमने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर्स में जब डॉक्टर लोग घुसते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना हाथ जो है वो यहाँ तक क्या करते हैं, यहाँ तक अपना हाथ जो है वो धोते हैं, यहाँ तक धोते हैं, यहाँ तक कैसे धोते हैं, सैनिटाइजर से धोते हैं पूरा का पूरा। उसके बाद में वो खुद से ग्लव्स नहीं पहनते, दूसरा इंसान जो होता है वो क्या करता है, डॉक्टर के हाथ में ग्लव्स पहनाता है। इससे क्या होता है, जो सामने वाला जिसका हाथ, जिसके पेट को वो फाड़ने वाला है, इसको क्या होता है, इन्फेक्शन से बचने का चांसेस होता है। उसके बाद में क्या रखना है, तुम्हें एंटीसेप्टिक रखना है, सेफ्टी पिन्स रखना है, ब्लेड रखना है। अगर किसी ब्लेड, मतलब ब्लेड क्यों रखना है, बताओ जरा, ब्लेड क्यों रखना है, कमेंट में जरा बताओ तो। स्मॉल पिन्स रखना है, नीडल्स रखना है, बैंड एड्स रखना है, बैंड एड्स अभी तो मैंने कितने बार तो लिखा है बैंड एड्स। टॉर्च रखना है, ठीक है। टॉर्च क्यों रखना है, टॉर्च क्यों रखना है बताओ, डिजास्टर हुआ, लाइटें चली गई तब क्या करोगे, टॉर्च काम आएगी ना, ठीक है। उसके बाद में सीजर्स रखना है, थर्मामीटर रखना है, किसी को बुखार हो गया तो थर्मामीटर, थर्मामीटर काम आएगा, लगा के थर्मामीटर, ऐसा काम आता है। उसके बाद में रखना है आपको पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली क्या होती है बता दूं, आपकी जो वेस्लिन होती है वो होती है आपकी पेट्रोलियम जेली, जो आपको क्या करती है, मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चराइज करने का काम करती है। ये होता है आपका फर्स्ट एड किट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या होते हैं फर्स्ट एड किट। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है दो तीन, मतलब पिछले 10 साल में 6 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड का आपको पिछले 10 साल में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आपको ये जो डायग्राम है या फिर बोल सकते हो ये जो फ्लो चार्ट है उसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल जो होती है वो क्या होती है भाई, मॉक ड्रिल होती है आपकी
यानी कि आप क्या होती है, आपकी गवर्नमेंट जो होती है वो आपको मॉक ड्रिल देती है। क्या होती है? मॉक ड्रिल देती है। डिजास्टर आने से पहले क्या करती है, अगर डिजास्टर हो जाता है तो आपको ऐसे कुछ इस तरीके से क्या करना है, डिजास्टर से बचना है और लोगों की जान सेव करनी है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कोई इंसान क्या हो गया है, लुढ़क गया है। क्या हो गया है? बेहोश हो गया है, या फिर क्या हो गया है? क्या हो गया भाई? क्या हो गया है? क्या बोल सकते हो? बेहोश हो गया है या फिर इंजर्ड हो गया है। तो क्या कर सकते हो? पहला काम तुम कर सकते हो, उसके लिए स्ट्रेचर ला के उसको डॉक्टर के पास में ले जा सकते हो। ठीक है, किसी इंसान को क्या आ गया है, उसको सांस नहीं आ रही है, तो तुम उसको सीपीआर दे सकते हो, बीमी देख सकते हो। और कोई इंसान क्या हो गया, चलने की हालत में नहीं है, तो तुम वो कुछ कुछ इस तरीके उसको रेस्क्यू कर सकते हो। यहाँ पर देखना ध्यान से, तुम्हें मैं मार्कर की वजह से दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से तुम उसको रेस्क्यू कर सकते हो। ठीक है, अब वो चलने की हालत में नहीं है, तब उसको तुम ऐसा फोर्स मत करना कि भाई चल चल, मैं तुझे नहीं उठाने वाला। कुछ इंसानियत दिखाओ यार, उसको उठाओ। ठीक है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम शेर बच्चा हो तो तुम कर सकते हो। उसके बाद में आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पर खत्म होता है। एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो तुम्हें याद करनी है वो ये करनी है, मॉक ड्रिल्स के ऑब्जेक्टिव याद करना है। याद करना है, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा खासा स्कोर करना है तो अब तुम्हें ये याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बात क्लियर होगी? ठीक है, याद करना है, बस समझना कोई चीज़ नहीं है। समझना तो मैं जितना समझाना था वो समझा दिया है, क्योंकि चैप्टर में समझने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। बस तुम्हें अवेयर करना है। ठीक है, ये इकोलॉजी के चैप्टर से इनको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, बस कुछ याद करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, और इसमें समझने लायक भी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती है। अब बात करते हैं कुछ आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स रहे जिनको आपको याद करना है, या आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, आपको इस चैप्टर में याद करने हैं। तो कौन थे भाई? ये कुछ 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, इनकी आंसर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ अपन क्या करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर में मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वह भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। मे बी नेक्स्ट लेक्चर आपका हो सकता है हेरिडिटी इवोल्यूशन या फिर लाइफ प्रोसेस का हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके से मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहेंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ते ही तो रहती है। और साथ ही में बता दो, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सैम्पल पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर बोल सकते हो आपको मेरी वेबसाइट पर biowrite.org पर मिल जाएंगे। तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना, और तुम चाहो तो अपने दोस्त के साथ में शेयर कर सकते हो। बट कुछ बच्चे होते हैं जो शेयर नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट टीचर दूसरे के साथ में शेयर ना करे। होता है, मैं जानता हूँ, मैं भी ऐसे ही था। जब मैं दूसरे से पढ़ता था ना, तब मैं शेयर नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ और मेरा दोस्त भी इस टीचर से पढ़ेगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। इसका मतलब तुम ये सोच रहे हो कि तुम जो हो उससे कमज़ोर हो। नहीं, तुम उससे कमज़ोर नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम शेयर करो, उसको बोलो तू इस टीचर से पढ़, मैं भी पढ़ता हूँ, और फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन आगे जाता है। समझे? तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके एंड लव यू बच्चा बाड़ी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, कौन सा भी हो सकता है। आप बता सकते हो मुझे कि आपको कौन सा लेक्चर नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट